अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 1 के सेक्शन B, जो कि हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशनल थीरीज़ है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ामिनेशन के हवाले से ये थ्योरीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है, तो इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इसको गौर से सुने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, नए तमाम आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम कुछ टर्म्स है उसको डिफ़ाइन करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन किए भी हुए हैं इससे पहले लेक्चर में, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की अगर हम जनरल अल्फाज में डिफिनीशन करें, इसकी हम अगर जनरल अल्फाज में तारीफ़ करें तो मैनेजमेंट किसे कहते हैं? मैनेजमेंट किसी भी शख्स की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो सलाहियत, वो एबिलिटी जो कि रिसोर्सेज उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, तो उन अवेलेबल रिसोर्सेज को उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर है उनके ज़रिए एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, इस फंक्शन को क्या कहते हैं? इसको मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ जो डिफिनीशन मौजूद है इसमें कहते हैं कि द फंक्शन दैट कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बाय यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली इज कॉल्ड मैनेजमेंट। वही मतलब है जो कि मैंने आपको कही कि किसी भी सिस्टम की वो फंक्शन, किसी भी सिस्टम की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो सलाहियत जिसमें जो मेंबर्स काम कर रहे होते हैं, तो वो सब मेंबर्स इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मिलजुल कर अपने कोशिशों के ज़रिए अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए उसको बरूह कार लाते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको उन अवेलेबल रिसोर्सेज के ज़रिए जब पूरा करते हैं, ठीक है, तो जिस तरीके से इन्होंने इस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट ये असल में वर्ड है जो कि मैनेज से निकला हुआ है। मैनेज से मुराद चीज़ों को हैंडल करना, चीज़ों को कोप करना, चीज़ों को जो है देखना, चीज़ों को डील करना। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट ये असल में एक स्किल है। ठीक है, हर कोई बंदा जो है वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता और ना ही हर बंदे के पास जो है चीज़ों को मैनेज करने के स्किल्स होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की भी मैंने काफ़ी डिटेल के साथ और आसान अल्फाज में मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है मुतारिफ़ कराया था। ऑर्गेनाइजेशन ये असल में हमारे साथ एक अमल होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को या जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर को हम किस तरह से बनाते हैं? स्ट्रक्चर को हम एक ख़ास तरीके से बनाते हैं जिसका एक बुनियादी ख़ास मकसद होता है। ठीक है, अब वो मकसद जो है बिज़नेस के लिए भी वो ऑर्गेनाइजेशन या वो स्ट्रक्चर हो सकता है, सोसाइटी, एसोसिएशन वगैरह के लिए भी हो सकता है। सो एन ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ पीपल विद अ पार्टिकुलर पर्पस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है या एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जिसमें जो हमारे साथ लोग काम करते हैं, तो वो एक ख़ास मकसद के लिए काम करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस ऑर्गेनाइज बॉडी को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। थीरीज़ की अगर हम बात करें तो थीरीज़ के हवाले से भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ बताया था कि थीरीज़ असल में हमारे साथ ये एक परसेप्शन होती है एक बंदे की, या एक पॉइंट ऑफ व्यू होती है एक बंदे की, जिसमें उसने जिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया होता है, जिन चीज़ों को उसने देखा होता है, तो उन चीज़ों के हवाले से इस बंदे के जहन में ख़यालात आते हैं, आइडियाज़ आते हैं। तो उन आइडियाज़ को जब ये बंदा एक प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक
पैटर्न के साथ जो है वो लोगों को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, लोगों को जो है अपने आइडियाज़ के बारे में बताता है और लोगों को जो है अपने आइडियाज़ से जो है सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिसमें हमने वजाहत की होती है, तो इसको हम थ्योरी कहते हैं। ठीक है, सो अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोपोजिशन or concepts that organizes and explain a set of observed phenomena is called theories। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको कही। What is organization theory? Organization theory क्या है? Organization theory examine। डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जब हम स्टडी करते हैं या इसको जब हम डिस्कस करते हैं तो इससे हमें मंदरजा झेल चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। अब वो मंदरजा झेल चीज़ें कौन सी है, इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ आता है ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन से मुराद ये है कि आप एक सिस्टम बनाने वाले हैं, तो उस सिस्टम को आपने किस तरीके से बनाना है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको आपने किस तरह से जो है तैयार करना है। तो इन सब चीज़ों के हवाले से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है या आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है जिसके हवाले से नॉलेज जो है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से मिलती है, वो है लीडरशिप। लीडरशिप से मुराद ये है कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं तो ज़ाहिरी बात है उस ऑर्गेनाइजेशन के जो है लीडर्स होते हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन पर जो है उनका ज़्यादातर कंट्रोल होता है। तो लीडरशिप के हवाले से आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में जो है बताया जाता है कि किस तरह से आप एक इफ़ेक्टिव लीडर बन सकते हैं, किस तरह से आप अपने क्लाइंट से जो है एक प्रॉपर तरीके से, पुरअसर तरीके से उनसे जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरा करवा सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में जो है वो दी जाती है लीडरशिप के हवाले से। ठीक है, फिर इसके बाद जो तीसरा टर्म यूज़ हुआ है वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से मुराद अगर इसके लफ्ज़ी मानी को हम देखें तो एफिशिएंसी से मुराद काबिलियत है। ठीक है, काम करने की सलाहियत। मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है ये आपको बताती है कि किस तरह से आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको जो है एफिशिएंट बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंबर है उनकी जो काम करने की सलाहियत है उसको आप किस तरह से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और किस तरह से जो है आप उनसे जो है अपने ऑब्जेक्टिव प्रॉपर तरीके से अचीव करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है। इसी तरह से कम्युनिकेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो इनके जो है एक दूसरे के साथ बातचीत किस तरह से होनी चाहिए और काम के दौरान इनका एक दूसरे के साथ बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है वो डिटेल के साथ बताती है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हो गया जिसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो तौर तरीके हैं, उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हवाले से जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, इसी तरह से ग्रुप बिहेवियर हो गया, मैनेजरल स्टाइल हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर होंगे, ठीक है, मैनेजर को जो है किस तरह से जो है चीज़ों को मैनेज करना होगा, किस तरह से जो है उन्होंने अपना रवैया जो है लोगों के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ रखना है, किस तरह से उन्होंने चीज़ों को मॉनिटर करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है ये डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसी तरह से मोटिवेशन हो गई। मोटिवेशन से मुराद ये है कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स है, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ है, उसको आपने किस तरीके से मोटिवेट रखना है, किस तरीके से उनको जो है आपने मोटिवेशन देनी है और उनसे जो है अपने काम इफ़ेक्टिवली लेना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आपको डिटेल के साथ जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के कुछ फंक्शन है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि मैंने आपको यहाँ पर डिटेल के साथ समझाए। सो एवरीथिंग दैट इज़ एसोसिएटेड विद ऑर्गेनाइजेशन इट एम टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड इम्प्रूव देम। ठीक है, सो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ जो है डिस्कस की जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक है, तो इसको डिस्कस करने का बुनियादी मकसद ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करें और इसी तरह से हम इसमें इम्प्रूवमेंट किस तरह से ला सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में समझना इनका बुनियादी मकसद है। ठीक है,
इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। और इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से मुराद ये है कि पुराने ज़माने में जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे तो उस ज़माने में चूँकि जो साइंटिफिक मेथड थे वो उस टाइम नहीं आए हुए थे, तो वहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हुआ करते थे तो वो मेन मेड थे, मतलब ज़्यादातर जो है वर्कर्स हुआ करते थे, ज़्यादातर जो है मज़दूर काम किया करते थे, एम्प्लॉयज़ काम किया करते थे, और वो ही जो है सबसे ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिवली जो प्रोडक्टिविटी है या जो रिज़ल्ट है वो दिया करते थे। फिर इसके बाद हमारे साथ एक ऐसा ज़माना जो है वो आ गया जिसमें जो वर्कर है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनकी जो ज़रूरत है वो फिर ऑर्गेनाइजेशन को जो है उनकी ज़रूरत कम होने लगी और उनकी फिर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी जिस तरह से पहले हुआ करती थी। और इस ज़माने को, इस पीरियड को फिर साइंटिफिक पीरियड कहते हैं, ठीक है, जिसमें फिर साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज़ होना शुरू हो गया, जिसमें फिर वर्कर्स की जगह, एम्प्लॉयज़ की जगह जो है मशीनों ने ली और मशीन जो है वो काम करना उन्होंने शुरू किया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ पीरियड 3 आया जिसको हम बिहेवियरल मैनेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और आखिर में हमारे साथ कंटिजेंसी मैनेजमेंट जो है वो आया जो कि अभी तक मौजूद है। सो पीरियड 1 जो था ये हमारे साथ वो पीरियड था, वो टाइम पीरियड था जिसमें प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट हुआ करती थी, मतलब जिसमें साइंटिफिक मेथड वगैरह यूज़ नहीं हुआ करते थे और लोग जो है प्योरली जो है हैंड मेड जो है वो काम किया करते थे, मज़दूरों से काम लिया करते थे, और ये दौर हमारे साथ 1880 तक का था, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ पीरियड्स 2 स्टार्ट हुआ जिसका जो टाइम पीरियड है स्टार्ट होने का वो 1880 से लेकर 1930 तक था, जो कि क्लासिकल मैनेजमेंट का दौर था, ठीक है। फिर इस क्लासिकल मैनेजमेंट में फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज भी आए और क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज भी जो है वो आए, ठीक है। इसी तरह से फिर पीरियड 3 स्टार्ट हुआ जिसको जो है बिहेवियरल मैनेजमेंट का दौर कहते हैं, जो कि 1930 से लेकर 1950 तक था। फिर इसमें आखिर में हमारे साथ कंटिजेंसी मैनेजमेंट पीरियड स्टार्ट हुआ जो कि 1950 से स्टार्ट होकर आज तक जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो इन सारे पीरियड्स को हम 1 बाय 1 डिटेल के साथ आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी? ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या है? जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, कुछ आइडिया जो है आपको हो रहा होगा कि इस थ्योरी में हम जो बात करने वाले हैं तो वो असल में हम ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से करेंगे, ठीक है। सो organization theory is a set of concepts and principles that provide a framework for systematic study of structure, functioning, and performance of organization and of the behavior of individual and groups working in them, ठीक है, वर्किंग इन देम। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी डियर स्टूडेंट्स ये असल में हमारे साथ एक ऐसी थ्योरी थी जो कि कुछ ख़ास कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स पर मुश्तमिल एक सेट इस थ्योरी में जो है वो पेश किया गया था, जिसमें जो है लोगों को जो है ये बताने की कोशिश की गई थी कि किस तरह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर है, उसके जो फंक्शन है और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको आप किस तरह से स्टडी कर सकते हैं और किस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, इसको फंक्शनेबल कर सकते हैं और इसकी जो परफॉर्मेंस है इसको प्रोडक्टिव कर सकते हैं। इसी तरह से इस थ्योरी में ये भी बताया गया था कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं और वर्किंग के दौरान जो काम कर रहे होते हैं तो इनका एक दूसरे के साथ किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी ने जो है कुछ कंसेप्ट और कुछ उसूल जो है वो पेश किए थे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी या ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर बिल्ट. It's also suggested how organization can be designed to improve their effectiveness, ठीक है। अब हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पेश की गई थी तो इसका बुनियादी मकसद ये था कि किस तरह से हम जो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर है उसको हम बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ने काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था। और इसी तरह से
इस थ्योरी ने जो है हमें ये सजेशन भी दी थी कि आप किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और इसके जो डिज़ाइन है, इसके जो स्ट्रक्चर है, उसमें आप किस तरह से बेहतरी को ला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो थ्योरी पेश की गई थी उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी कहते हैं। ठीक है। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का जो बुनियादी मकसद था वो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से था कि किस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। जब स्ट्रक्चर को आप बना लेते हैं तो इसको फिर आप किस तरह से फंक्शनेबल कर सकते हैं और फिर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसको आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ है तो इनका एक दूसरे के साथ किस तरह का रवैया होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ने जो है कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो पेश किए थे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज़। The organizational theory can be classified into 3 broad categories। ठीक है। जो organizational theories है इसको मज़ीद फिर 3 broad categories में जो है इसको डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। पहली जो कैटेगरी है उसको क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कहते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है उसको क्या कहते हैं, उसको न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी कहते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है उसको क्या कहते हैं, उसको मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। सो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी से। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ये असल में हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन की एक ओल्डेस्ट थ्योरी है, एक पुरानी थ्योरी है। ठीक है। इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट थिंकर्स सच एज टेलर एंड फियोल। टेलर एंड फियोल ये असल में हमारे साथ क्लासिकल मैनेजमेंट थिंक करते, जो कि क्लासिकल मैनेजमेंट के हवाले से सोचा करते थे, उस पर काम किया करते थे। तो इन्होंने जो काम किया था, इन्होंने जो लिखाई की थी, ठीक है, क्लासिकल मैनेजमेंट के हवाले से, तो उनकी लिखाई से जो है इन्होंने ये क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को जो है इसको बनाया था, इसको प्रपोज किया था। ठीक है। द क्लासिकल राइटर व्यू ऑर्गेनाइजेशन एज अ मशीन एंड इंडिविजुअल वर्किंग इन इट एज अ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ दिस मशीन। डियर स्टूडेंट्स, अब जो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है तो इसमें इसके मुताबिक जो थिंकर थे, जो राइटर थे, इनके मुताबिक जो ऑर्गेनाइजेशन था इसकी मिसाल एक मशीन की तरह से थी। और इस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ थे तो इनको जो है इस मशीन के कंपोनेंट से हवाला दिया गया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं तो इनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि ये मशीन के पुर्जे हो। ठीक है, मशीन के कंपोनेंट हो। तो ये क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की एक बुनियादी स्टेटमेंट है जो कि इन्होंने जो है बताई थी। ठीक है, कि हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है तो ये मशीन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो ये असल में इस मशीन के पुर्जे हैं। ठीक है, ये ह्यूमन नहीं है बल्कि इस मशीन के पुर्जे हैं। तो मतलब इस बात का ये है कि इस थ्योरी में जो ह्यूमन बीइंग है तो इनको जो है मशीन की तरह से जो है इनको डील किया जाता था। ठीक है, इनको जो है मशीन की तरह से इसको कंसीडर किया गया था, जिसकी वजह से इस थ्योरी ये थ्योरी जो है फिर इस स्टेटमेंट की वजह से जो है रिजेक्ट भी हुई और ये स्टेटमेंट जो है इस थ्योरी की वीकनेस जो है वो फिर बनने का सबब बनी। ठीक है। दे बिलीव दैट एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग ईच इंडिविजुअल मोर एफिशिएंट। और इसी तरह से क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के जो थिंकर थे उनका ये ख्याल था कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट बनाना चाहे, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनेबल करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो इन एम्प्लॉयज़ की जो सलाहियतें हैं उसको हम क्या करें, उसको हम बढ़ाएं। और इसको बढ़ाने का जो तरीका है वो भी इन्होंने जो है वो बताया था। ठीक है, उसको आगे स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। अब जो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी थी तो इसके कौन कौन से खसूसियात थे।
पहली खसूसियत, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन एज मशीन एंड इंडिविजुअल वर्किंग इन इट एज डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मशीन। इसी तरह से जो पहली खसूसियत इस थ्योरी की थी वो ये थी कि इस थ्योरी में जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको जो है मशीन से जो है कंपेयर किया गया था, और इस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम करने वाले थे तो उन एम्प्लॉयज़ को जो है इस मशीन के पुर्जों से उनको कंपेयर किया गया था। ठीक है, इट बिलीव दैट एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग ईच इंडिविजुअल मोर एफिशिएंट। इसी तरह से उनका ये ख्याल था कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो वर्किंग सलाहियत है उसको हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, उसको जो है इम्प्रूव करें। इट डील्स विद फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इट फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव एंड टास्क एंड नॉट ऑन द ह्यूमन बीइंग परफॉर्मिंग द टास्क। ठीक है, अब इस थ्योरी में जो है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था तो वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था। ठीक है, और इसी तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन का जो बुनियादी मकसद था, ठीक है, वो क्या था, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करना था और जितने भी टास्क थे उसको अचीव करना था, और इसमें जो ह्यूमन बीइंग है उनको जो है किसी किस्म की जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं दी गई थी, बल्कि इनको जो है मशीन के जो पुर्जे हैं उससे कंपेयर किया गया था। तो इसका मतलब यह है कि इनको जो है दिन रात जो है इनसे काम लो और इनको जो है आराम के लिए या इनकी जो केयर है उसका किसी किस्म का ख्याल ना रखे। ठीक है, तो बेसिकली इस सेंटेंस का मतलब ये बनता है, इट एम इज़ मैक्सिमाइजिंग कंट्रोल, और इसका जो बुनियादी मकसद था वो क्या था, कंट्रोल को ज़्यादा से ज़्यादा करना। ठीक है, इट एम्फसाइजेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑन द डिटेक्शन ऑफ एरर अकर एंड हैंस करेक्शन। ठीक है, और इसी तरह से इस थ्योरी में जो है ये बात कही गई थी, ये हवाला दिया गया था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी किस्म की जो है वो एरर हो, ठीक है, तो उस एरर को हम क्या करें, उस एरर को हम डिटेक्ट करें और फिर उस एरर को हम डिटेक्ट करने के बाद उसको हम क्या करें, ठीक करें। ठीक है, प्रिंसिपल्स और पिलर्स क्लासिकल थ्योरी। अब जो क्लासिकल थ्योरी है तो इसके जो पिलर थे या इसके जो उसूल थे वो क्या थे। द क्लासिकल थ्योरी हैज़ बीन डेवलप्ड अराउंड द फॉलोइंग प्रिंसिपल और पिलर। नंबर 1, डिवीजन ऑफ लेबर एंड डिपार्टमेंटाइजेशन। पहली जो उसूल थी क्लासिकल थ्योरी की वो ये थी कि जितने भी लेबर्स है, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज़ है उसको हम तकसीम करेंगे डिपार्टमेंट के बुनियाद पर। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हम बनाएंगे तो उन डिपार्टमेंट के लिए हम क्या करेंगे, उस डिपार्टमेंट के मुताबिक हम लेबर्स को क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। इसी तरह से स्केलर चेंज। स्केलर चेंज से मुराद ये है कि हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, जो जिम्मेदारियाँ दी गई थी इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो हायरार्की के बेस पर थी। हायरार्की से मुराद ये है कि सबसे पहले जो है टॉप पर हमारे साथ टॉप मैनेजर हुआ करते थे, फिर उसके अंडर मिडल मैनेजर हुआ करते थे, फिर उसके अंडर जो है फ़र्स्ट लेवल मैनेजर हुआ करते थे, फिर फर्स्ट लेवल मैनेजर के अंडर जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये अथॉरिटी ज़िम्मेदारियों का एक हायरार्की बन जाता है कि टॉप लेवल के जो मैनेजर है उनकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ होगी, मिडल लेवल के जो मैनेजर है उनकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ होंगी, और जो फर्स्ट लेवल के जो मैनेजर है उनकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ होंगी। ठीक है, इसी तरह से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जो तीसरी उसूल थी इस क्लासिकल थ्योरी की वो ये थी कि आप इन ज़िम्मेदारियों को किसी भी वक्त भी जो है ख़त्म कर सकते हैं और इन मैनेजर से आप इन ज़िम्मेदारियों को जो है वापस ले सकते हैं। इसी तरह से यूनिटी ऑफ कमांड, जो ऑर्डर्स दिए जाते थे तो उस ऑर्डर पर जो है सबको यूनाइट होना होगा, सबको जो है उन ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। इसी तरह से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के जिस तरीके से आपको बताया जाए उसी तरीके से जो है आप लोगों ने जो है काम करना होगा। लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप, इस थ्योरी में जो है लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप के बारे में भी बताया गया था। लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप के बारे में मैंने इस यूनिट के पार्ट 1 के लास्ट
सेक्शन में जो है मैंने आपको बताया था कि लाइन से मुराद ये है कि लाइन फंक्शन से मुराद ये है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है और उनकी जो सेलमेंट होती है, ठीक है, तो वो हम किस में करते हैं, वो हम लाइन फंक्शन में करते हैं। जबकि स्टाफ फंक्शन में जो है उन प्रोडक्ट्स के लिए जो है रिसोर्सेज को जो है अवेलेबल करना, इसी तरह से उसकी मार्केटिंग करना, इसी तरह से उसकी मेकिंग करना, ठीक है, ये सब कुछ हमारे साथ स्टाफ फंक्शन में आते हैं। तो इसको जो है देखा गया था, ठीक है। इसी तरह से जो कंट्रोल है उसकी ड्यूरेशन को जो है डिस्कस की गई थी। पेरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रक्चर रिलेशनशिप अमंग वेरियस टास्क एक्टिविटीज़ एंड पीपल, ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी, अब क्लासिकल थ्योरी पर जो है किन बातों की वजह से क्रिटिसिज्म हुआ था, इसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इग्नोर ह्यूमन एस्पेक्ट एंड व्यू ह्यूमन बीइंग्स एज कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मशीन। वही बात है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में कही थी कि इस थ्योरी में ह्यूमन बीइंग को जो है मशीन के पुर्जों से जो है उसको मुंसलिक किया गया था और ह्यूमन बीइंग को जो है इतनी वैल्यू दी गई थी कि ये सिर्फ मशीन के पुर्जे हैं और बाकी इनकी किसी किस्म की अहमियत नहीं है। तो पहली वजह इस थ्योरी पर क्रिटिसिज्म की ये हुई थी कि इसमें जो ह्यूमन बीइंग है इन्हें जो है मशीन के कंपोनेंट से जो है उनको कंपेयर किया गया था, ठीक है। It believes that people at work can be motivated solely through monetary incentives, ठीक है। और इस पर जो दूसरी क्रिटिसिज्म की गई थी तो इस वजह से की गई थी कि इसमें जो ह्यूमन बीइंग है जो कि एम्प्लॉयज़ थे जिनसे काम लिया जाता था, तो उनको मोटिवेट करने के लिए इन्होंने सिर्फ ये एक बात कही थी कि जितना हम इनको पैसा ज़्यादा देंगे उतना ही जो है ये हमारे लिए ज़्यादा काम करेंगे और हम इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम लेंगे। बाकी इनकी सेहत गई बाढ़ में, ठीक है, इनकी जो केयर है वो गई बाढ़ में, ठीक है। कोई मरे या जिए हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ इनको पैसे देंगे और इनसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना काम हमने करना है वो इनसे करवाएंगे। तो इस वजह से जो है इस क्लासिकल थ्योरी को जो है क्रिटिसाइज़ किया गया था। और जो तीसरी बात थी वो थी अथॉरिटेरियन थ्योरी, मतलब जो जिम्मेदारियां लोगों को दी गई थी तो इसके बेस पर जो है लोगों को क्या किया गया था, इस थ्योरी पर लोगों ने जो है क्रिटिसिज्म किया था, ठीक है। It is based on certain principles which are based mainly on experience and not tested by scientific researches, ठीक है। इसी तरह से जो क्रिटिसिज्म के मज़ीद जो वजूहात थे वो ये थे कि इस थ्योरी में जो लोगों के लिए कुछ ऐसे उसूल जो है वो बनाए गए थे जिसकी जो बुनियाद थी वो ख़ास तौर पर एक्सपीरियंस पर थी और उसके पीछे कोई साइंटिफिक रिसर्चेस नहीं थे, ठीक है। इट टेक स्टैटिक व्यू इंस्टेड ऑफ डायनेमिक व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरह से ये यहाँ इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन की जो व्यू है उसको स्टैटिक लिया गया था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सिर्फ हमारे साथ एक ही हाल में होगी और इसमें हम किसी किस्म की तब्दीली जो है नहीं कर सकते, मतलब रूल्स रेगुलेशन जो है स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे, किसी के लिए किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी, ठीक है। तो ये एक वजह थी क्रिटिसिज्म की। इसके अलावा इट रिगार्ड ऑर्गेनाइजेशन एज अ क्लोज सिस्टम इंस्टेड ऑफ ओपन इन्वायरमेंट, और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको जो है एक क्लोज सिस्टम के तौर पर जो है इसको लिया गया था और इसको जो है ओपन इन्वायरमेंट के तौर पर कंसीडर नहीं किया गया था। मतलब इसका ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जो माहौलियाती असरात हैं, माहौलियाती फैक्टर है, उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया था, ठीक है। चाहे जैसे भी हालात क्यों ना हो, जैसे भी माहौल क्यों ना हो, एम्प्लॉयज़ को जो है अपने काम जारी रखने होंगे, ठीक है, और हर हाल में जो है उनको हर कंडीशन में जो है उनको काम करने होंगे। तो इसको कहते हैं क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो ये एक वजह थी क्रिटिसिज्म की। क्लासिकल थ्योरी इज़ कंबाइन द कंसेप्ट ऑफ, जो क्लासिकल थ्योरी है डियर स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली तीन चीज़ों की तीन कंसेप्ट के मिलाप से जो है ये बनाई गई थी। पहला कंसेप्ट जो था इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच को देखा गया था, दूसरा कंसेप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, और तीसरा जो कंसेप्ट है वो वेबर ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को जो है इस थ्योरी में कुछ हद तक जो है टच किया गया था। तो इन तीनों कंसेप्ट को मिलाकर क्लासिकल थ्योरी को जो है वो बनाया गया था।
Scientific management approach based on an idea of systematization where attempts were made to enhance the efficiency of procedures to best effect by scientific analysis and experiment. ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच की बेस पर जो क्लासिकल थ्योरी में बातें की गई थी या काम किए थे वो इस तरह से किए गए थे कि इसमें जो है कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और इस एक्सपेरिमेंट की जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो प्रोसीजर है उसमें हम क्या लाए, उसमें हम एफिशिएंसी लाए, उसमें हम बेहतरी लाए। ठीक है, और पुरअसर तरीके से जो है हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे हम फ़ायदा उठाए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है बेस्ड ऑन सेवरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ट्रेनिंग, कमांडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन। ठीक है, और इसी तरह से जो वेबर ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच था, कंसीडर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर सोसाइटी। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब क्लासिकल थ्योरी के जो स्ट्रेंथ से मुराद जो पॉजिटिव फैक्टर थे वो कौन से थे और जो नेगेटिव फैक्टर थे वो कौन से थे। पॉजिटिव फैक्टर में पहली बात ये थी कि दिस थ्योरी हैज़ अ नैरो फोकस ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्शन रिलेटेड टू इकोनॉमिक गोल। माशी मकासद से रिलेटेड इस थ्योरी का जो है बहुत ही नैरो फोकस था, बहुत ही बारीक, बहुत ही डीप फोकस था, नज़रिया था। ठीक है, कि किस तरह से हम जो माशती गोल है, माशी गोल है, ठीक है, माशी जो मकासद है उसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसी तरह से हेल्प क्रिएट डिवीजन ऑफ लेबर टाइम एंड मूवमेंट स्टडीज़ एंड ऑर्गेनाइज प्लानिंग मॉडल। दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट था, प्लस पॉइंट था इस थ्योरी में वो ये था कि इस थ्योरी में जो है लेबर्स की जो डिवीज़न है उनके लिए ख़ास टाइमिंग और उनके लिए जो है उनकी हरकत और स्टडी करने के लिए ख़ास टाइमिंग को अरेंज किया गया था। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट था इस थ्योरी में। इसी तरह से अटेम्प्टेड टू एड्रेस एंड फर्दर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन व्हेन फ्यू रिसोर्सेज एग्जिस्टेड। ठीक है, इसी तरह से अगर रिसोर्सेज लिमिटेड भी होते तो लिमिटेड रिसोर्सेज के बेस पर भी जो है अटैम्प्ट्स किए जाते थे, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव किए जाते थे। ठीक है, जबकि इसके जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो सिस्टम है उसको क्लोज सिस्टम कंसीडर किया गया था, जिसमें जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया गया था। मतलब माहौल चाहे जैसा भी हो, एम्प्लॉयज़ को जो है अपने कामों को जारी रखने होंगे। दिस थ्योरी हेल्प इन्वेंट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच लेड टू डिटेरियोरेशन ऑफ इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप। इस थ्योरी की वजह से जो है इंडस्ट्रीज़ में जो सनतें हैं उसमें एक रेवोल्यूशन जो है वो आई, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी वो फिर कम होने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मशीनों ने एम्प्लॉयज़ की जगह ले ली। इट्स प्रमोट कैपिटल इंटेंसिव इकॉनमी। न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी ये क्या है? द न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम फाइंडिंग ऑफ फेमस हार्थोन एक्सपेरिमेंट्स conducted under the leadership of Mayo. It developed with the human relationship या ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। ठीक है, अब जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है ये असल में जो मायो लीडरशिप रिलेशनशिप है। ठीक है, तो मायो की लीडरशिप के अंडर जो है हार्थोन एक्सपेरिमेंट किए गए थे। ठीक है, तो उन फेमस हार्थोन एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स आए हुए थे तो उससे जो है ये न्यू क्लासिकल थ्योरी को जो है बनाया गया था। ठीक है, द न्यू क्लासिकल स्कूल फोकसेस अटेंशन ऑन ह्यूमन बीइंग एंड देयर बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो न्यू क्लासिकल थ्योरी पेश की गई थी तो इस न्यू क्लासिकल थ्योरी का जो बुनियादी एम था या जो बुनियादी फोकस था वो ह्यूमन बीइंग था और ह्यूमन बीइंग का जो है ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह रवैया होना चाहिए, इस बेस पर जो है इस थ्योरी को पेश किया गया था। ठीक है, इट बिलीव्स दैट ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल रिलेशन। इस थ्योरी के मुताबिक ये बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर का जो है बहुत ही गहरा असर होता है, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। ठीक है, दोनों लिहाज से ह्यूमन बिहेवियर जो है ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत गहरा असर जो है ऑर्गेनाइजेशन पर रखता है।
करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोशल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ सेवरल इंटरेक्टिंग सब सिस्टम। पहली करेक्टरिस्टिक इस थ्योरी की ये थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको एक सोशल सिस्टम जो है कंसीडर किया गया था, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर ही बात है कायम करने के दौरान जो है इन एम्प्लॉयज़ का एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्शन होता है। ठीक है, द सोशल इन्वायरमेंट ऑन द जॉब इफ़ेक्ट पीपल एंड इज़ आल्सो इफ़ेक्ट द पीपल। ठीक है, इसी तरह से जो सोशल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जॉब करने वाले लोग होंगे, जो एम्प्लॉयज़ थे, तो इन्हों का जो है एक दूसरे के साथ जान पहचान थी। ठीक है, एक दूसरे के साथ इनकी इंटरेक्शन होती थी, तो इससे जो है उनके जॉब पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता था और उन लोगों पर भी इसका असरात जो है वो पड़ते थे। ठीक है, इंटीग्रेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल गोल इज़ मस्ट। और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन और जो इंडिविजुअल के जो गोल है उसको इंटीग्रेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसी तरह से मनी इज़ ओनली वन ऑफ द मोटिवेटर बट नॉट द सोल। और इस थ्योरी में जो मनी है इसको वाहिद मोटिवेटर जो है इसको कंसीडर नहीं किया गया था, बल्कि ये मोटिवेशन में सिर्फ एक क्या कहते हैं एक पॉइंट था जिसके ज़रिए आप अपने जो एम्प्लॉयज़ है उसको मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मनी से ही आप अपने क्लाइंट या अपने जो एम्प्लॉयज़ है उसको मोटिवेट करें और उनसे से ज़्यादा काम लें। ठीक है, ह्यूमन बीइंग आर नॉट ऑलवेज रेशनल। और इसी तरह से इस थ्योरी में ये भी बात कही थी कि ह्यूमन बीइंग जो है ये हमेशा जो है रेशनल नहीं होते, ये हमेशा जो है रेशनल से मुराद ये है कि दे बिहेव रेशनली एज फॉर एज रिवार्डेड फॉर द जॉब आर कंसर्न। वे जब तक इनको जॉब की ज़रूरत होती है, जब तक इनको जो है रिवार्ड्स दिए जाते हैं, जब तक इनको इनके कामों का मुआवजा दिया जाता है, तो तब तक के लिए जो है आपके लिए ये एम्प्लॉयज़ जो है फ़ायदा मंद होंगे, अदरवाइज़ ये हमेशा आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं रहेंगे। ठीक है, टू वेज कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी फॉर साउंड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से जो है फंक्शनिंग कर रही हो, प्रॉपर तरीके से जो है वो अपने रोल को प्ले कर रही हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है एक दूसरे के साथ जो है बातचीत को भी रखें, एक दूसरे के साथ जो है चीज़ों को डिस्कस करें, टेक्निक्स को जो है डिस्कस करें। टीम वर्क इज़ एसेंशियल फॉर कोऑपरेशन एंड हायर प्रोडक्टिविटी। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो और कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे, तो इसके लिए टीम वर्क जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ मिलजुल कर एक ऑब्जेक्टिव पर काम करें, बट इट कैन बी अचीव ओनली थ्रू बिहेवियर अप्रोच। और इसको जो है आप बिहेवियर अप्रोच के ज़रिए ही अचीव कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म न्यू क्लासिकल थ्योरी पर किन बातों की वजह से जो है न्यू क्लासिकल थ्योरी पर क्रिटिसिज्म हुई थी, तो इस पर अब बात करेंगे। इट इज़ नॉट अ न्यू थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ मेरली अ मॉडिफिकेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। पहली क्रिटिसिज्म इस थ्योरी पर यह हुई थी कि ये थ्योरी कोई नई थ्योरी नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, बल्कि ये क्लासिकल थ्योरी को दोबारा से रीमॉडिफाई किया गया था, उसमें चेंजेस किए गए थे और इसे न्यू क्लासिकल थ्योरी का नाम दिया गया था। न्यू क्लासिकल, न्यू स्टैंड फॉर न्यू। ठीक है, The structure of organization suggested by this theory are not suitable in all situations. इस थ्योरी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था इससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि ये थ्योरी जो है ऑल सिचुएशन के लिए सूटेबल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये थ्योरी जो है ऑल सिचुएशन में जो है काम करे, ठीक है, और आपको फ़ायदा पहुंचाए। द थ्योरी ओवर एम्फसाइजेज ऑन ह्यूमन एस्पेक्ट, कॉन्सिक्वेंटली अदर एस्पेक्ट रिमेन इग्नोर और नेगलेक्टेड। इसी तरह से ये थ्योरी जो है वो हद से ज़्यादा ह्यूमन एस्पेक्ट, ह्यूमन को जो है वो क्या कर रहे थे, तरजीह दे रहे थे। और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के जो दूसरे एस्पेक्ट है, दूसरे कंपोनेंट है, उसको इस थ्योरी ने मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर लिया था, जिसकी वजह से इस थ्योरी पर क्रिटिसिज्म हुई। सर्टन एजम्पशन ऑफ दिस थ्योरी आर नॉट
true. Consequently, there are conflict of interest of various group in the organization. इसी तरह से इस थ्योरी के कुछ एजम्पशन, कुछ पॉइंट, कुछ बातें ऐसी थी जो कि ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वेरियस ग्रुप थे तो उनके जो ज़रूरियात थे या उनके जो गोल्स थे उसमें जो है तजाद आने लगा। तो इस वजह से भी इस थ्योरी को क्या किया गया, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इस थ्योरी के जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है उस पर हम बात करेंगे। पहली पॉजिटिव बात इसमें यह थी कि इट फाउंड holes in classical organization theory, attempted to revise it and spurs almost all the other schools of thought that followed। ठीक है पहली थ्योरी, इस थ्योरी की पहली पॉजिटिव बात ये थी कि इस थ्योरी ने जो है जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें जो है ब्लैंक चीज़ों को देखा था, मतलब ख़ाली जगह को देखा था, कमियों को जो है उसको देखा था, जिसकी वजह से फिर उन कमियों को जो है इस न्यू क्लासिकल थ्योरी के ज़रिए कुछ हद तक जो है उसको फिल किया गया। डी एम्फसाइज सिंपलिस्टिक मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। इसी तरह से इस थ्योरी ने जो है सिंपलिस्टिक मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी को क्या किया, उसको इतनी अहमियत नहीं दी। help the future incorporation of profession into organization theory such as sociology। इसी तरह से इस थ्योरी से जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिला कि फ्यूचर में जो है जो प्रोफेशन है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि सोशियोलॉजी में होता है। वीकनेस इसकी ये थी कि द न्यू classicalist did not develop a body of theory that could adequately replace the classical school, it modify it। इस थ्योरी ने जो है कोई ऐसी बॉडी या कोई ऐसी जो मैकेनिज़्म है उसको पेश नहीं किया था जिसकी वजह से जो क्लासिकल थ्योरी है उसको जो है उसको रिमूव किया जा सके या उसकी जगह इसको यूज़ किया जा सके। इस थ्योरी को सिर्फ मॉडिफाई किया गया था। ठीक है It attempted to blend assumption of classical theory with concepts that were subsequently used by later organizational theorists from all perspectives। इस थ्योरी ने जो है इस बात की कोशिश की थी कि इस थ्योरी ने जो है क्लासिकल थ्योरी के जो कंसेप्ट है उसको क्या किया था, सिर्फ ब्लेंड किया था। ब्लेंड से मुराद उसको सिर्फ मैक्स किया था। ठीक है और इस थ्योरी में जो है इतनी ख़ास मॉडिफिकेशन उन्होंने नहीं की थी। ठीक है इसी तरह से इट वाज एन एंटी स्कूल, इट कुड नॉट स्टे ऑन इट्स ओन। ये एक एंटी स्कूल मतलब एक ऐसी थ्योरी थी, ठीक है, जो कि ख़ुद ब खुद जो है वो खड़ी नहीं हो सकती थी और ना ही इसको लोग जो है वो फॉलो करना पसंद करते थे। फिर इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी कैटेगरी है, ठीक है, वो क्या है, वो है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ओरिजिनेटेड इन द 60s and flourished in 70s of the 20th century। The modern theory of organization view organization as a system। modern theory के मुताबिक जो organization है ये एक system है। ठीक है ये असल में एक system है और system में आप सब दोस्तों को पता है कि हर काम जो है step by step होता है। तो ये modern organization theory की point of view थी जो कि उन्होंने अपनी theory में पेश की थी। ठीक है इसकी characteristics ये थी कि it consider organization as a system composed of many subsystems such as managerial, technical, social subsystem। इस थ्योरी की पहली करैक्टरिस्टिक ये थी कि इस थ्योरी ने जो है ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिस्टम कंसीडर किया था और सिस्टम जो है बेसिकली हमारे साथ बहुत सारे सिस्टमों से मिलकर बनती है, जिसमें हमारे साथ मैनेजरल सिस्टम भी आ जाता है, टेक्निकल सिस्टम भी आ जाता है, सोशल सिस्टम भी आ जाता है। इट रिगार्ड इंडिविजुअल एज कम्प्लेक्स बीइंग हु कैन बी मोटिवेटेड इन मल्टीट्यूड ऑफ वेज। इस थ्योरी के मुताबिक जो ह्यूमन बीइंग है ये हमारे साथ एक कम्प्लेक्स कंपोनेंट है, ठीक है, या एक कम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग है जिसको जो है हम बहुत सारे तरीक़ों से मोटिवेट रख सकते हैं और इनसे जो है अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरा करा सकते हैं। इट इज़ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच ऑफ स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये थ्योरी जो थी ये हमारे साथ एक डिस्क्रिप्टिव थ्योरी थी। डिस्क्रिप्टिव से मुराद इस थ्योरी में काफ़ी डिटेल के साथ जो है बातें बताई गई थी जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर सकते हैं। इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी थ्योरी एज ड्रॉन कॉन्सेप्ट एंड principle from several disciplines such as sociology, psychology, economic and engineering and so on।
ऑर्गेनाइजेशन या जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है ये हमारे साथ एक मल्टी डिसिप्लिनरी थ्योरी थी जिसमें बहुत सारे डिसिप्लिन को क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था, जो कि बहुत सेवरल डिसिप्लिन से उन प्रिंसिपल को लिया गया था जैसे कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक एंड इंजीनियरिंग, और इसी तरह से हमारे साथ कुछ और फील्ड थे जिनसे जो है मुख्तलिफ डिसिप्लिन को लेकर इस थ्योरी को बनाया गया था। ठीक है, इट इज़ अ डायनेमिक इन इंटरेक्शन विद द स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉन्स्टेंटली सब्जेक्ट टू चेंज एज इन्वायरमेंट चेंज। ठीक है, इसी तरह से इस थ्योरी की एक ख़ासियत ये भी थी कि इसमें जो इंटरेक्शन है इसको डायनेमिक लिया गया था। मतलब यह है कि इन्वायरमेंट को जो है एक ओपन इन्वायरमेंट कंसीडर किया गया था, जिसमें जो है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसको कंसीडर किया गया था कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किसी भी किस्म की चेंजेस आती है तो इसके असरात जो है एम्प्लॉयज़ पर भी पड़ेंगे और इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर भी इसके असरात जो है वो पड़ेंगे। ठीक है, it is both macro and micro in its approach. It is micro when considered with respect to entire nation or industry. It is macro with respect to internal parts of the organization. ठीक है, it ensures better flow of communication at all the level and ensure effective control. क्रिटिसिज्म इस थ्योरी पर किस बात की वजह से हुई थी? इट इज़ नॉट अ यूनिफाइड थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट अ मिक्सचर ऑफ सेवरल थ्योरी। ये ऑर्गेनाइजेशन की एक यूनिफॉर्म थ्योरी नहीं थी बल्कि इस थ्योरी को जो है बहुत सारे थ्योरीज़ के मिलाप से जो है इस थ्योरी को बनाया गया था। इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट एम्पिरिकल स्टडीज़ एंड देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट। इसकी जो बेस थी तो वो पास पुराने स्टडीज़ की बुनियाद पर थी और इसमें जो है कोई नई बात नहीं थी। इट डज़ नॉट आइडेंटिफाई प्रिसाइज रिलेशन अमंग्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इट एक्सटर्नल सिस्टम। इसके अलावा इस थ्योरी ने जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सटर्नल सिस्टम है इनके दरमियान किसी ख़ास किस्म के रिलेशनशिप के बारे में आइडेंटिफिकेशन हमें नहीं दी थी, वजाहत नहीं की थी। इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से इस थ्योरी को जो है आप स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो फिर ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी आखिर क्या है हमारे साथ? क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, वेबर ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच को देखा गया था। ह्यूमनिस्टिक मॉडल जो है ये न्यू क्लासिकल थ्योरी में जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पर जो है ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया गया था, जबकि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में सिस्टम अप्रोच, सोशियो टेक्निकल अप्रोच एंड कंटेंजेंसी या सिचुएशनल अप्रोच को जो है क्या किया गया था, इसको कंसीडर किया गया था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सेक्शन बी के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।